गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग? ऑल गुड? ओके। सो फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर पेपर नंबर 3 विच कंसिस्ट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस एनवायरनमेंट। हमारा जो ये पेपर नंबर 3 रहेगा, इट विल कंसिस्ट ऑफ 50 मार्क्स। ठीक है। सो बिफोर मूविंग ऑन टू दैट पेपर, लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ हिमांशु सिंह मालेवर, and I have been teaching economics since last 6 years, and I'll be taking economics at 11th, 12th, CA Foundation, CS Foundation, CMA Foundation, and as well as I'm taking economics at CA Inter level also. So now we will discuss about our paper, that is paper number 3. This paper consists of 50 marks. ठीक है, एंड इट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। एक आपका रहेगा इसमें इकोनॉमिक्स, ठीक है, और वो इकोनॉमिक्स वाला जो पोर्शन रहेगा उसको मैं आपको पढ़ाऊंगा, विच विल कंसिस्ट ऑफ 25 मार्क्स, एंड द अदर पोर्शन दैट इज बिजनेस एनवायरनमेंट, वो भी कितने मार्क्स का रहेगा आपका? 25 मार्क्स का रहेगा, एंड दैट विल बी टेकन बाय सम अदर फैकल्टी। तो अभी आप सब लोग ने 12th का एग्जाम दिया रहेगा, ठीक है। अभी आप सबको प्रिपरेशन करना है अपने एग्जाम्स का, सी सेट के एग्जाम्स का। तो अभी एक बार को हम गो थ्रू, यस, तो अभी अपन को देखना रहेगा कि हमारा जो इकोनॉमिक्स का सिलेबस उसमें क्या क्या रहेगा। अच्छा, लेट मी क्लियर वन थिंग, दैट वी आर दी फर्स्ट वन हु आर लॉन्चिंग दिस सी सेट बैचेस एक्सक्लूसिवली, इवन इन दिस सिचुएशन ऑफ लॉकडाउन वी आर determined enough to provide you with these lectures. So I hope you all gonna like our lectures. हाँ, आप सभी को हमारा लेक्चर्स पसंद आएगा और काफ़ी अच्छा रिस्पांस हमको मिलेगा, ठीक है। तो चलिए एक बार को हम देखते हैं कि हमको इकोनॉमिक्स जो हमको दिया है पेपर नंबर 3 में, उसमें क्या क्या कंटेंट हमको प्रिपेयर करना रहेगा हमारे एग्जामिनेशन के लिए। अच्छा, एक बात आप सबको पता ही है दैट ये जो हमारा एग्जामिनेशन होने वाला है सी सेट का, ये टोटल इसका मार्क्स कितना रहेगा? 200 मार्क्स का रहेगा, है ना? यस, एमसीक्यू बेस्ड ऑन है आपका पूरा पेपर, ठीक है। अच्छा, एक बात समझना, तुम लोग ये जो सब्जेक्ट तुमको इसमें दिया गया है, अभी तुम लोग ये जैसे इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स तुम ऑलरेडी 12th में पढ़ के आ रहे हो, है ना? पढ़ के आए हो ना? हाँ, बट वहां पे हमने जो प्रिपरेशन किया था, वो हमने प्रिपरेशन किया था किस पर्पज से? कि वहां हमको आंसर्स लिखने का था, समझ रहे हैं आप? हमको आंसर्स लिखने का था। बट अभी जब अपन को सी सेट करने का है, अभी यहाँ पे हमारा जो एग्जामिनेशन है वो क्या है? एमसीक्यू बेस्ड ऑन है। तो इसका जो प्रिपरेशन रहेगा वो थोड़ा हटके चलेगा हमारे 12th वाले प्रिपरेशन से। यहाँ पे हमको हमारे पढ़ने का पैटर्न थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसका कोई चिंता की बात नहीं, हम पूरा गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे आपको उसके लिए, किस तरीके से आपको अपना प्रिपरेशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए एक बार को हम हमारा सिलेबस गो थ्रू कर लेते हैं कि क्या कुछ है हमारे सिलेबस में जो हमको पढ़ना पड़ेगा इकोनॉमिक्स के लिए, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स कितने मार्क्स का तुम्हारा? 25 मार्क्स का, ठीक है। एंड वी विल ट्राई टू एंश्योर कि आपका जो 25 मार्क्स का पोर्शन है इसमें आपको कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं आए और आप इसमें मैक्स टू मैक्स मार्क्स स्कोर कर सकें, ठीक है। वैसे भी इकोनॉमिक्स काफी स्कोरिंग रहेगा आपके लिए अगर अच्छे से पढ़ते हो तो देखते हैं एक बार को कि क्या कुछ सिलेबस है हमारे पास। यस, तो ये आपको मटेरियल प्रोवाइड किया है अभी आईसीएसआई ने, हाँ, उसका अपन कंटेंट देखें तो जो फर्स्ट 5 चैप्टर्स आपको इसमें गिवन है, दैट इज यस, फर्स्ट वन इज बेसिक्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई एंड फॉर्म्स ऑफ मार्केट कंपटीशन। अच्छा, अभी देखो ये जो मार्केट, ये जो डिमांड सप्लाई, ये जो टॉपिक्स हैं ये ऑलरेडी हमने कहाँ पढ़ा है? माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ा है ना? आप लोगों ने 11th में पढ़ा होगा ये सब। तो इसमें हमको क्या क्या कवर करना पड़ेगा? अभी 11 में तुम लोगों ने क्या पढ़ा था, कितना तुमको याद है वो तुम लोग ही जानते हो, बट अभी हमको वो सारा के सारा वापस से पूरा अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। प्लस अभी हमने जो 11 में पढ़ा था वो हमने इतना इन डिटेल स्टडी नहीं किया था, अभी हमको एमसीक्यू के हिसाब से प्रिपरेशन करना पड़ेगा। समझ रहे हो मेरी बात? अभी तुमको
कितना याद है वो तो तुम ही जानते हो, बट अभी हमको जो प्रिपरेशन करना पड़ेगा वो इन डिटेल स्टडी करना पड़ेगा किसका, इन सभी चैप्टर्स का। तो बेसिकली इकोनॉमिक्स में हमको यहाँ पे 5 चैप्टर्स दिया है, ठीक है, जिसमें आपका थोड़ा पोर्शन माइक्रो इकोनॉमिक्स का है, तो थोड़ा पोर्शन मैक्रो इकोनॉमिक्स का है, प्लस तो एक चैप्टर जो है इसमें आपका इंडियन इको से भी है, ठीक है। तो एक तरीके से काफी कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस हमारे पास है फॉर दिस पर्टिकुलर पेपर। तो देखिए पहला है बेसिक्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई एंड फॉर्म्स ऑफ मार्केट कंपटीशन। तो बेसिक्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, ऑल्दो चैप्टर एक ही इसने दिया है, अभी इस एक चैप्टर में भी तुमको पता है कि यहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई, तो इसमें तुम्हारा थियोरी ऑफ डिमांड भी आएगा, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी आएगा, समझ रहे हो, थियोरी ऑफ सप्लाई भी आएगा, तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई भी आएगा। अभी डिमांड और सप्लाई दोनों दिया, तो फिर मार्केट इक्विलिब्रियम भी आएगा इसमें, फिर फॉर्म्स ऑफ मार्केट। तो एक ही चैप्टर में यहाँ पे तुम्हारे आराम से 4-5 चैप्टर कवर हो गए। समझ पड़ रही मेरी बात है ना? देखने में सिर्फ 5 चैप्टर है, बट जब आप इसको अभी गो थ्रू करते हो, इसको पढ़ते हो, तो आपको पता चलेगा कि 5 चैप्टर्स नहीं है, केवल 5 ही चैप्टर्स नहीं है। फिर तो ये तो माइक्रो में से था। देन सेकंड चैप्टर जो हमको दिया यहाँ पे नेशनल इनकम से दिया है, नेशनल इनकम, मीनिंग ऑफ नेशनल इनकम एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स। अभी नेशनल इनकम का देखो, तुम लोगों ने 12th में पढ़ा था मैक्रो इकोनॉमिक्स में। मैक्रो इकोनॉमिक्स में हमने जो नेशनल इनकम किया था ना, उसमें हमने सिर्फ मेथड्स और जो टर्म्स या रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट्स है नेशनल इनकम से, वही हमने किए थे। बट वहां पे अभी उसमें प्राइवेट इनकम, पर्सनल इनकम, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, ये सारा हमने टॉपिक नहीं कवर किया था, क्योंकि सीबीएसई में से वो टॉपिक जो है पहले ही एक्सक्लूड हो चुका है। आज से 2-3 साल पहले वो टॉपिक्स हटा दिए गए हैं, ठीक है। तो वो कुछ टॉपिक जो हमने नहीं पढ़े, वो भी हमको यहाँ पे पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। फिर थर्ड चैप्टर, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा आपके लिए, इंडियन यूनियन बजट। हाँ, 12th में तुम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ के आ रहे हो, क्या पढ़ के आया? बजट से रिलेटेड गवर्नमेंट बजट पढ़ा था, हाँ पढ़ा था। तो गवर्नमेंट बजट में हमने सिर्फ देखा था गवर्नमेंट बजट के कंपोनेंट्स, है ना, कि क्या क्या कंपोनेंट्स हैं हमारे पास गवर्नमेंट बजट के, ठीक है। बट यहाँ पे हमको एक पूरा थॉरो स्टडी दिया गया है किसका, इंडियन यूनियन बजट का, तो उसका पूरा डिटेल डिस्कशन हमको यहाँ करना पड़ेगा। देन फोर्थ चैप्टर हमको दिया है, दैट इज इंडियन फाइनेंशियल मार्केट्स। तो इंडियन फाइनेंशियल मार्केट समझना, अभी हमारे पास मैक्रो इकोनॉमिक्स में था बैंकिंग चैप्टर करके था, कमर्शियल बैंक्स वाला, सेंट्रल बैंक वाला, वहां पे हमने केवल बैंक्स का बात किया था। बट यहाँ पे जो चैप्टर दिया है हमको इंडियन फाइनेंशियल मार्केट्स, तो ये हमारी कंट्री का, हमारी इकोनॉमी का जो पूरा फाइनेंशियल मार्केट है या जो फाइनेंशियल सेक्टर है, उससे डील करता है। ये केवल बैंक्स की बात नहीं करेगा, जो नॉन बैंकिंग सेक्टर्स या नॉन बैंकिंग जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, उनको भी ये कवर करेगा, ठीक है। तो इसका कंटेंट काफी ज्यादा रहेगा तुम्हारे बैंकिंग वाले चैप्टर। तो ये एक नया टॉपिक रहेगा तुम्हारे लिए, एक काफी इंटरेस्टिंग सा टॉपिक रहेगा तुम्हारे लिए पढ़ने का, ठीक है। फिर फिफ्थ है हमारा इंडियन इकोनॉमी। तो इंडियन इकोनॉमी के वेरियस एस्पेक्ट्स, चाहे वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो, या जो डिफरेंट सेक्टर्स है हमारी इकोनॉमी के, उनसे रिलेटेड हो, या पॉलिसीज से रिलेटेड हो, तो वो सारा इसमें हमको कवर करना पड़ेगा, ठीक है। तो ऑल तो देखने में ऐसा लग रहा है कि 2-3-4 चैप्टर्स जो है हमारे, मतलब पहले हमारे पढ़े हुए हैं, बट जब हमको एक बार जब रेफर करते हैं तो हमको पता चलेगा यहाँ पे कि हमने जो पढ़ा था वो सिर्फ इतना सा था, और अभी हमको यहाँ पे जो कवर करना है वो उससे कुछ ज्यादा है, ठीक है। तो ये फर्स्ट 5 चैप्टर्स आपके हैं किसके, इकोनॉमिक्स के। उसके बाद ये जो आपको दिया है दैट इज एंटरप्रेन्योरशिप, बिजनेस एनवायरनमेंट, ये आपका है किससे, वो जो नेक्स्ट जो पार्ट बी है दैट इज बिजनेस एनवायरनमेंट विच कंसिस्ट ऑफ 25 मार्क्स, उससे रिलेट करेगा। समझ आ रही मेरी बात, ठीक है। तो इस मटेरियल के हिसाब से जो ये मटेरियल इशू किया हमको ICSI ने, उसमें जो फर्स्ट 5 चैप्टर्स हैं हमारे, वो किसके रहेंगे, इकोनॉमिक्स के रहेंगे। सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट चैप्टर। फर्स्ट चैप्टर हमारा रहेगा कौन सा, बेसिक्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई एंड फॉर्म्स ऑफ मार्केट, ठीक है। चलो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम डिमांड के साथ, ठीक है। तो इसमें हमको क्या पढ़ना रहेगा, पहले वो समझ लेते हैं। बेसिक्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई वाले चैप्टर में, फर्स्ट वाले चैप्टर में सबसे पहले हमको इसमें पढ़ना रहेगा थियरी ऑफ डिमांड, ठीक है। डिमांड वाले में कुछ कुछ कंटेंट हमारा वैसा ही रहेगा, सिमिलर रहेगा, ठीक है, जो हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो सिलेबस था उससे।
यस, तो चलिए देखते हैं। हाँ, तो मैं बता रहा था आपको, इसमें हमारे पास रहेगा थ्योरी ऑफ डिमांड, देन थ्योरी ऑफ डिमांड के बाद हमारे पास रहेगा इसमें प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं हम किसके साथ, डिमांड के साथ। यस, तो एक बार को चलो देखते हैं, डिस्कस करते हैं बेसिक सा कि डिमांड क्या होता है। अच्छा, डिमांड पाने से पहले अभी हम सब्जेक्ट क्या पढ़ रहे हैं बच्चों, हमारे सब्जेक्ट का नाम क्या है? हाँ, इकोनॉमिक्स। यस, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स? हाँ, यस, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स मतलब बच्चों, इकोनॉमिक्स मतलब सर एक सब्जेक्ट, एक ऐसा सब्जेक्ट मैटर विच डील्स विद ह्यूमन बिहेवियर या विच स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर। एक ऐसा सब्जेक्ट मैटर जो क्या करता है, ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करता है। ठीक है, रिगार्डिंग दी यूज ऑफ स्केर्स रिसोर्सेज, तो उसको हम, उस सब्जेक्ट मैटर को हम क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक्स बोलते हैं। ठीक है, जब हम क्या करते हैं, एक ऐसा एरिया, एक ऐसा सब्जेक्ट मैटर जहां पे हम मैनेजमेंट करते हैं हमारे रिसोर्सेज का, एक रैशनल मैनेजमेंट करते हैं हमारे रिसोर्सेज का, तो उस सब्जेक्ट मैटर को हम क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक्स बोलते हैं। तो इकोनॉमिक्स मतलब मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज, एक ऐसा सब्जेक्ट जो आपको रिसोर्सेज के मैनेजमेंट के बारे में बताता है। समझ रहे हो मेरी बात को, जो किसके बारे में बताता है, रिसोर्सेज के मैनेजमेंट के बारे में बताता है। ठीक है, फिर जो वर्ड है इकोनॉमिक्स, ये कहां से डिराइव हुआ है, एक जो ग्रीक वर्ड है, ठीक है, एक जो ग्रीक वर्ड है दैट इज ओइको नोमोस, कहीं कहीं ओइको नोमोस दे रखा होता है, कहीं ओइको नोमिया दे रखा होता है। तो ये जो एक ग्रीक वर्ड है, यहां से हमारे जो वर्ड है इकोनॉमिक्स, इसका ओरिजिन हुआ है। और जो ओइकोनोमोस जो होता था, इसका मतलब होता था मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड, मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड। तो वहां से इस वर्ड का हमारा जन्म हुआ है, दैट इज इकोनॉमिक्स। और इकोनॉमिक्स में बेसिकली हमको क्या करना पड़ता है बच्चों, मैनेजमेंट करना पड़ता है किसका, रिसोर्सेज का। ठीक है, प्लस एक बात और, इकोनॉमिक्स के फादर कौन है, एडम स्मिथ। एडम स्मिथ जो है वो किसके फादर कहलाते हैं बच्चों, इकोनॉमिक्स के फादर कहलाते हैं। ठीक है, अभी इकोनॉमिक्स में हम करते हैं रैशनल मैनेजमेंट हमारे रिसोर्सेज का, है ना, हम क्या करते हैं, रैशनल मैनेजमेंट करते हैं हमारे रिसोर्सेज का, ताकि उन रिसोर्सेज को हम इस तरीके से यूटिलाइज कर सकें कि उनसे जो इकोनॉमिक बेनिफिट हमको मिलना है, क्या मिलना है, उनसे जो इकोनॉमिक बेनिफिट हमको मिलना है वो हम क्या कर सकें, मैक्सिमाइज कर सकें। ठीक है, उनसे जो इकोनॉमिक बेनिफिट हमको मिलना है, इकोनॉमिक बेनिफिट मतलब क्या, कि अगर आप कंज्यूमर हो, अभी समझो एक इकोनॉमी में जब भी हम इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो हमारे पास तीन चीजें चलेंगी, कंज्यूमर, प्रोड्यूसर और गवर्नमेंट। कंज्यूमर, प्रोड्यूसर और गवर्नमेंट। तो जो कंज्यूमर होता है वो क्या करता है, अपने सेटिस्फैक्शन के लिए काम करता है। ठीक है, प्रोड्यूसर जो होता है वो किसके लिए काम करता है बच्चों, प्रॉफिट के लिए काम करता है। वहीं जो गवर्नमेंट होती है उसका मोटिव क्या रहता है, टू प्रोवाइड सोशल वेलफेयर। तो ये तीन जो है इनका रिस्पेक्टिव अपना अपना कुछ एक इंटरेस्ट है ना, इकोनॉमिक इंटरेस्ट है। तो उन इकोनॉमिक इंटरेस्ट को मैक्सिमाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, हमारे जो रिसोर्सेज होते हैं उनका हम ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करते हैं। और इकोनॉमिक्स हमको यही सिखाता है कि किस तरीके से हम हमारे रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करें, ताकि हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं हम उनसे क्या कर सकें, मैक्सिमम इकोनॉमिक बेनिफिट क्या कर सकें, डिराइव कर सकें। ठीक है, आ रही बात समझ में, समझे इकोनॉमिक्स क्या है। इकोनॉमिक्स एक साइंस है ना, एक सोशल साइंस है जो स्टडी करती है किसको, ह्यूमन बिहेवियर को, कि हम हमारे जो स्केर्स रिसोर्सेज हैं उनको किस प्रकार से, है ना, किस तरीके से यूटिलाइज करते हैं, किस तरीके से उनको मैनेज करते हैं। ठीक है, तो यही हमको सबसे पहले आता है यहाँ पे जो पढ़ने का, वो आता है हमारा थ्योरी ऑफ डिमांड। थ्योरी ऑफ डिमांड। ठीक है, तो चलो
सबसे पहले डिस्कस करते हैं थोड़ा बेसिक सा कि डिमांड क्या होती है ना। अभी हमारे फर्स्ट चैप्टर मैंने बताया आपको बेसिक कंसेप्ट ऑफ डिमांड एंड सप्लाई एंड फॉर्म्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन, है ना, मार्केट का हमको दे रखा है फॉर्म्स ऑफ मार्केट। तो डिमांड का स्टार्ट करने से पहले चले थोड़ा बात करते हैं, है ना। तो डिमांड क्या होता है, डिमांड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिमांड? यस, एनीवन? हाँ, अच्छा, डिमांड वो जो करते हैं। वाह बेटा, डिमांड वो जो हम करते हैं, अच्छा, और हम जो नहीं करते वो डिमांड नहीं है? हाँ, डिमांड मतलब क्या? डिमांड को डिस्क्राइब करना हो तो क्या बोलेंगे? हाँ, अच्छा, परचेज करना किसी कमोडिटी को किसी प्राइस पे। ओके ओके ओके, ठीक है, ये भी सही है आपकी बात। तो चलो बच्चों, सुनने का है ना, मैं बताता हूं, आप सुनने का। डिमांड मीन्स combinations of a commodity. Demand means combinations of a commodity that a consumer is ready to purchase at different possible prices. समझ पड़ी मेरी बात? हाँ, समझे कुछ? मैंने कहा डिमांड refers to various combinations of a commodity that a consumer is ready to buy एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइजेस। कि किसी भी कमोडिटी की हम बात करें तो उस कमोडिटी के जो डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन है, डिफरेंट कॉम्बिनेशन मतलब यानी डिफरेंट क्वांटिटीज के जो कॉम्बिनेशन है, जो एक कंज्यूमर डिफरेंट प्राइस पे परचेस करने को रेडी है, तो उन सभी कॉम्बिनेशंस को कलेक्टिवली हम क्या नाम देते हैं? हम नाम देते हैं डिमांड। समझ रहे हो? अरे मैंने कहा कि कोई कमोडिटी है, उसका प्राइस मान लो 50 रुपीज पर यूनिट, तो 50 रुपीज पर यूनिट अगर उसका अवेलेबल है, 50 रुपीज पर यूनिट के हिसाब से मैं उसका 2 यूनिट्स खरीदने के लिए रेडी हूं। बट अगर वहीं मुझे वो यूनिट 40 रुपीज पर यूनिट के हिसाब से मिले, तो 40 यूनिट पर यूनिट के हिसाब से मैं उसका कितना यूनिट खरीदने के लिए रेडी हूं? 4 यूनिट खरीदने के लिए रेडी हूं। तो ऐसे डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बनेंगे ऑफ क्वांटिटी एंड प्राइस, तो वो सभी कॉम्बिनेशंस को कलेक्टिवली हम क्या नाम देंगे? हम नाम देंगे डिमांड। कि कंज्यूमर जो है इस तरीके से इन दीज डिफरेंट मैनर्स वो क्या कर सकता है? कोई भी डिमांड कर सकता है। तो डिमांड मीन्स डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ अ कमोडिटी या डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी दैट अ कंज्यूमर इज रेडी टू बाय एट डिफरेंट पॉसिबल। आई बात समझ में? अरे समझा अब तुमको कुछ? ठीक। अभी ये डिमांड अस्तित्व में लाने के लिए, यानी डिमांड का एग्जिस्टेंस के लिए, डिमांड के लिए 3 चीजों का होना बहुत जरूरी है। ठीक है, अगर मैं कहूं कि इस कमोडिटी का कोई डिमांड है, तो उसके लिए मैं 3 चीजों को कंसिडर करूंगा, 3 फैक्टर्स को कंसिडर करूंगा। वो क्या रहता है सुनने का? जब हम बात करेंगे डिमांड की, तो डिमांड के लिए हमको 3 चीज देखनी है। ठीक है, डिमांड के लिए हमको 3 चीज देखनी है। पहला चीज याद आया कुछ? हाँ, आया क्या? गजनी बने बैठे हो बे? आया क्या? हाँ, डिजायर टू बाय, है ना। पहला क्या? डिजायर टू बाय। दूसरा क्या होता था बच्चों? सफिशिएंट परचेजिंग पावर। और तीसरा क्या होता था? विलिंगनेस टू स्पेंड। ठीक है, ये होते थे। ये 3 चीजें मिलकर क्या करती है? डिमांड, किसी भी कमोडिटी की डिमांड को कॉन्स्टिट्यूट करती हैं। क्या क्या 3 चीजें? पहला तो डिजायर टू बाय अ कमोडिटी। पहला क्या? डिजायर टू बाय अ कमोडिटी। अरे मेरे मन में इस चीज को खरीदने की इच्छा होनी चाहिए। अभी मेरे मन में खरीदने की इच्छा ही नहीं, तो मैं डिमांड क्यों करूंगा? ठीक है, तो सबसे पहला चीज
डिमांड को कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए, दैट इज डिजायर टू बाय अ कमोडिटी। ये चीज को खरीदने की मन में इच्छा होनी चाहिए। फिर इच्छा तो है, इच्छा तो बहुत है। मेरी इच्छा है मैं अंबानी का बंगलो खरीद लूं, तो मेरी इच्छा होने से कुछ होगा क्या? हाँ, मेरी इच्छा होने से कुछ होगा क्या? कब तक नहीं होगा? जब तक कि मेरे पास उस का वो जो इतना लंबा चौड़ा जो बिल्डिंग है वो तो खरीदने के लिए मेरे पास क्या ना हो, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ फंड्स अवेलेबल ना हो। यानी मेरी पास क्या होना चाहिए, उसको खरीदने के लिए सफिशिएंट परचेजिंग पावर होना चाहिए। तभी जाके मैं फर्दर सोचूंगा कि मुझे उसका डिमांड करने का है या नहीं करने का। तो दूसरा एसेंशियल एलिमेंट टू कॉन्स्टिट्यूट द डिमांड इज परचेजिंग पावर। सफिशिएंट परचेजिंग पावर होना चाहिए हमारे पास, इतना पैसा तो होना चाहिए कि हम कुछ खरीद सकें। और तीसरा चीज जिसके बिना डिमांड अधूरी है, ठीक है, वो है हमारा विलिंगनेस टू परचेज। अभी मेरी इच्छा है उसका बिल्डिंग खरीदने का, बिल्कुल है इच्छा। दूसरा, पैसा भी बहुत है अपने पास, पैसे की कमी नहीं है, पैसा ही बहुत है अपने पास। बट अभी तीसरा चीज क्या है, विलिंगनेस टू स्पेंड। अभी उसका बिल्डिंग का वर्थ ही इतना है कि मैंने अगर उसको खरीद लिया तो मैं तो पूरा सारा के सारा खाली हो जाऊंगा। तो ऐसा काम करके भी क्या मतलब? तो मेरा क्या नहीं कर रहा, नियत नहीं कर रहा इतना पैसा खर्च करने के लिए उसके ऊपर, है ना, मेरा क्या नियत नहीं कर रहा। तो फिर उस कमोडिटी का डिमांड कॉन्स्टिट्यूट होगा क्या? नहीं। तो टू कॉन्स्टिट्यूट द डिमांड ऑफ अ कमोडिटी हमारे पास तीन एसेंशियल एलिमेंट्स होना जरूरी है। पहला चीज, डिजायर टू बाय दैट कमोडिटी। दूसरा, वी शुड बी पैक्ड विद सफिशिएंट परचेजिंग पावर, हमारे पास इतना पैसा होना चाहिए कि हम वो चीज खरीद सकें। और तीसरा, विलिंगनेस टू स्पेंड, और फिर उस पैसे को खर्च करने की नीयत भी होनी चाहिए। समझ रहे हो? नीयत मतलब, है ना, पैसा तो है पर कंजूसों की तरह बैठे हो, उससे काम नहीं चलेगा। पैसा तो सभी के पास होता है पर बताता कोई नहीं, है ना। तो पैसे को खर्च करने की नीयत भी होनी चाहिए। तो तब हम कहेंगे कि हाँ, इस कमोडिटी का हमारे पास डिमांड है। ठीक है, तो ये तीन चीजें, तीन एलिमेंट्स मिलकर क्या करते हैं, किसी भी कमोडिटी का डिमांड कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। ठीक है, एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिमांड बच्चों? द मीनिंग ऑफ डिमांड इज, demand refers to, yes, different possible combinations of quantities of a commodity that a consumer is ready to buy at different possible prices। ठीक है, उन कॉम्बिनेशंस को हम क्या कहते हैं, डिमांड बोलते हैं। आ रही है बात समझ में? यस, देखने का एक बार। देखिए यहाँ पे मीनिंग ऑफ डिमांड में हमको दिया है, क्या दिया है, but demand is an economic principle referring to a consumer's desire to purchase goods and services and willingness to pay a price for a specific good or service। के डिमांड को इसने बोला, डिमांड को ये बता रहा है कि डिमांड रेफर करता है कि कंज्यूमर की डिजायर को किसी कमोडिटी को परचेज करने के लिए, और डिजायर के बाद क्या, उसके पास क्या रहना चाहिए, परचेजिंग पावर यानी विलिंगनेस टू स्पेंडनेस होना चाहिए। तो हम बोल देंगे कि हाँ, इस कमोडिटी का डिमांड है। ठीक है, बट अगर सही हम बात करें तो उसमें बच्चों चाहो तो आप लिख सकते हो ये डिमांड रेफर्स टू डिफरेंट possible combinations different possible combinations of quantity of a commodity which the consumer is ready to purchase, if the consumer is ready to purchase at different possible prices। ठीक है,
Demand refers to different possible combinations of quantity of a commodity which the consumer is ready to purchase at different possible prices. मतलब किसी कमोडिटी की हम क्या करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन देखेंगे उसकी क्वांटिटी और उसके प्राइस का, कि कितने कितने अलग अलग प्राइस पे कंज्यूमर उसकी कितनी अलग अलग क्वांटिटीज परचेज करने को रेडी है, तो उन सभी कॉम्बिनेशंस को कलेक्टिवली हम क्या नाम देंगे, डिमांड। आई बात समझ में। और जनरल सेंस में हम बात करें तो डिमांड मतलब कि डिजायर ऑफ अ कंज्यूमर्स इंटेंशन टू बाय अ स्पेसिफिक कमोडिटी, ठीक है, और एट स्पेसिफिक प्राइस, और फिर वो उसके लिए क्या होना चाहिए, उस प्राइस को पे करने को भी क्या होना चाहिए, रेडी होना चाहिए। वहां पे बेसिकली डिमांड में हमारे पास तीन चीजें रहेंगी, डिजायर, परचेजिंग पावर और विलिंगनेस, ठीक है। और यहाँ पे जब हम बात करें एक मीनिंग की, डिमांड के मीनिंग की, तो मीनिंग ऑफ डिमांड मतलब इट रेफर्स टू डिफरेंट पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ अ कमोडिटी दैट द कंज्यूमर इज रेडी टू बाय एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस, ठीक है। तो ये क्या है सर, ये कॉम्बिनेशंस, कौन से कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हो, तो देखो हम इनकी बात कर रहे हैं। ये देख रहे हैं आप टेबल, इस टेबल को हम बोलेंगे डिमांड शेड्यूल। क्या बोलेंगे, डिमांड शेड्यूल। तो ये जो डिमांड शेड्यूल है, ये जो डिफरेंट, ये क्या होता है, ये टेबुलर प्रेजेंटेशन होता है। क्या होता है, टेबुलर प्रेजेंटेशन होता है, यानी टेबल की फॉर्म में हम यहाँ पे हमारी डिमांड को प्रेजेंट करते हैं, हमारी डिमांड का प्रेजेंटेशन करते हैं इन टेबुलर फॉर्म। तो ये जो डिफरेंट कॉम्बिनेशंस आप देख रहे हैं, इसके क्वांटिटी डिमांडेड के और प्राइस के, तो ये डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन, दैट इज 80 पे 0 यूनिट्स, 70 पे 200 यूनिट्स, 60 पे 400 यूनिट्स, 50 पे 600 एंड सो ऑन। तो ये डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशंस हैं ऑफ प्राइस एंड क्वांटिटी, इन सभी कॉम्बिनेशंस को हम कलेक्टिवली, इन सभी कॉम्बिनेशंस को हम कलेक्टिवली क्या नाम देते हैं, हम नाम देते हैं डिमांड। आई बात समझ में, आई बात समझ में। उनको हम कलेक्टिवली, ये सभी जो डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशंस हमने चेक किए, जो कंज्यूमर खरीद सकता है एट डिफरेंट डिफरेंट प्राइजेस, तो इनको हम कलेक्टिवली क्या नाम देते हैं बच्चों, डिमांड। आया। अब यहां से एक वर्ड और अराइज हुआ, दैट इज क्वांटिटी डिमांडेड, है ना। तो चलिए इसकी बात करते हैं, सर व्हाट इज क्वांटिटी डिमांडेड। तो देखते हैं क्या हुआ, कोई परेशानी। डिमांड, डिमांड मतलब, हाँ ये जो डिफरेंट, ये जो कॉम्बिनेशन हमने बात किया ना, कि इतना इतना क्वांटिटी खरीद सकता है, इतना इतना प्राइजेस के ऊपर, ये इन सबको कलेक्टिवली हम क्या नाम देते हैं, डिमांड। डिमांड आपको ये बताता है कि आप अगर कंज्यूमर हैं तो आप कौन सा कॉम्बिनेशन पसंद करना, वो कौन सा कॉम्बिनेशन पसंद करोगे, दैट इज समथिंग डिफरेंट। अभी तुम रेडी हो खरीदने के लिए, है ना, खरीदा नहीं है, अभी तुम रेडी हो, यू आर रेडी कि हाँ अगर इतना प्राइस रहा तो इतने प्राइस पे इतनी क्वांटिटी खरीदने का, इतना प्राइस रहा तो इतने पे इतनी क्वांटिटी खरीदने का, इतना रहा तो इतने पे इतनी क्वांटिटी खरीदने का। तो इस तरह के कॉम्बिनेशंस को हम किस नाम से रेफर करते हैं, डिमांड के नाम से, ठीक है। हाँ, इनमें से अगर तुमने कोई स्पेसिफिक क्वांटिटी चूज कर लिया तो उसको हम क्या बोलेंगे, वही मैं बता रहा हूँ बेटा, वही मैं बता रहा हूँ, थम्बो थम्बो, आराम से बता रहा हूँ, सुना मैं अभी, वैलिड क्वेश्चन है। तो ये जो कॉम्बिनेशन है इनको हम क्या बोलेंगे, डिमांड बोलेंगे। अभी सर क्वांटिटी डिमांड समझने का बहुत सही है वो भी। अच्छा वो जो डिमांड का था ना, तुम लोग, हाँ तुम लोग जो घरों पे बैठे हो, तुम लोग चाहो तो उसको पॉज करके लिख लेने का एक जगह, है ना, तो सही रहेगा। या चाहो तो वहां पॉज करके उसका स्नैप भी ले सकते हो, ऐसा स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, इतना तो कर ही सकते हो ना। क्वांटिटी डिमांडेड, तो क्वांटिटी डिमांडेड, अभी डिमांड के अंदर हमने देखा कि डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड। तो ये क्वांटिटी डिमांडेड क्या, क्वांटिटी डिमांडेड क्या होता है बच्चों,
तो क्वांटिटी डिमांडेड की बात करें तो इट रेफर्स टू स्पेसिफिक क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी। हाँ, क्या? specific quantity of a commodity being purchased at a specific price. For better understanding, समझने का इधर यहाँ समझो डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन दिए मुझको कि मैं इतने इतने अलग अलग प्राइजेस पे इस कमोडिटी का इतना अलग अलग यूनिट्स परचेज कर सकता हूँ। अब मैंने इनमें से मुझे ऐसा लगा यार 50 रुपए पर यूनिट के हिसाब से मैं 600 यूनिट्स तो खरीद सकता हूँ। तो मैंने ऑप्ट किया कि मैं क्या करूंगा, 600 यूनिट्स खरीदूंगा 50 रुपए के भाव से। ठीक है, तो मैंने जो ये स्पेसिफिक क्वांटिटी और जो स्पेसिफिक यूनिट मैंने चूज करा है, एक स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन मैंने सेलेक्ट किया है कि आई विल परचेज 600 यूनिट्स ऑफ द कमोडिटी एट द प्राइस ऑफ 50 रुपीज पर यूनिट। तो इस तरह के ये जो कॉम्बिनेशन हमने सेलेक्ट किया या वो स्पेसिफिक क्वांटिटी जो एक कंज्यूमर क्या है तैयार है खरीदने के लिए एक स्पेसिफिक प्राइस के ऊपर, तो उस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं, क्वांटिटी डिमांड। डिमांड क्या करता है, डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन बताता है कि भैया ये चॉइस है तुम्हारे पास, देख लो क्या खरीदने का है। और इस इन सभी चॉइस में से आपने जो एक ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया, एक जो आपने कॉम्बिनेशन सेलेक्ट कर लिया कि हाँ मैं तो इतना इतना क्वांटिटी परचेज करूंगा, इतना इतना प्राइस पे या करूंगी, तो उस पर्टिकुलर स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं, क्वांटिटी डिमांडेड बोलते हैं। यानी एक तरीके से मैं कहूं तो जो डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटी डिमांडेड के जो हमारे कॉम्बिनेशन होते हैं ना, इन सबको कलेक्टिवली हम नाम देते हैं क्या, डिमांड। और अगर डिमांड को आप अगर तोड़ दोगे, इंडिविजुअल पार्ट्स में डिवाइड कर दोगे, तो वो क्या बन जाएगा, क्वांटिटी डिमांडेड बन जाएगा। आ रही बात समझ में? डिमांड क्या बता रहा है, डिमांड बता रहा है कि कितने डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशंस आप ट्राई कर सकते हो, कितने डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटीज आप खरीद सकते हो, कितने डिफरेंट डिफरेंट प्राइसेस के ऊपर। तो वहीं क्वांटिटी डिमांडेड बता रहा है कि अगर एक कंज्यूमर, ठीक है, क्या स्पेसिफिक क्वांटिटी को खरीदता है कितने स्पेसिफिक प्राइस में, तो उस पर्टिकुलर जो कॉम्बिनेशन रहेगा उसको हम क्या बोलेंगे, क्वांटिटी डिमांड। आई बात समझ में? Quantity demand means it refers to a specific quantity of a commodity that the consumer is ready to purchase at a specific will purchase, है ना, being purchased at a specific price। ये specific price पे हम जो specific quantity खरीदेंगे उसको हम बोलेंगे quantity demanded। और जो different combination जब हम देखेंगे कि इतना इतना quantity हम purchase कर सकते हैं इतना इतना prices के ऊपर, तो उसको हम क्या बोलेंगे, डिमांड बोलेंगे। आई बात समझ में? ये दोनों चीजें अच्छे से समझने का, दिमाग में बैठा लेने का भी बहुत काम आएगा। क्या काम आएगा? तो इन्हीं से रिलेटेड एक बात और ध्यान में रख लो, विषय ऐसा याद रख लो, गांठ बांध के रख लो कि ये जो क्वांटिटी डिमांडेड है बच्चों, या नॉट, है ना, गांठ बांध लो क्या कि ये जो क्वांटिटी डिमांडेड है, ये जो क्वांटिटी डिमांडेड है, अरे 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 विकराल रूप धारण कर लिया ना। ये जो क्वांटिटी डिमांडेड है, इसका सिर्फ और सिर्फ जब भी हम ये चैप्टर पढ़ेंगे डिमांड वाला, जब भी हम बात करेंगे किसी क्वांटिटी डिमांडेड की, तो वहां हमको सिर्फ और सिर्फ बात करनी है किसके बारे में, प्राइस के बारे में, प्राइस ऑफ द कमोडिटी। ठीक है, जब भी बात आए, जैसे राम जी का नाम लेते हैं तो सीता जी साथ में आती हैं, कृष्ण जी का नाम लेते हैं तो राधा जी साथ में आती हैं, वैसे ही जब भी बात होगी किसकी, क्वांटिटी डिमांडेड की, तो हम हमेशा बात करेंगे किसकी, प्राइस ऑफ द कमोडिटी। जहां जहां क्वांटिटी डिमांडेड वहां वहां प्राइस ऑफ द कमोडिटी। ठीक है, और जब बात करेंगे डिमांड की, और जब हम बात करेंगे किसकी बच्चों, जब हम बात करेंगे किसकी, डिमांड की, तो डिमांड का जो रिलेशन रहेगा या डिमांड के साथ जो नाम लिया जाएगा वो रहेगा बच्चों FOTP। क्या रहेगा, FOTP। भी FOTP क्या, FOTP माने फैक्टर्स यस अदर देन प्राइस। ठीक है,
फैक्टर्स अदर देन प्राइस। तो ध्यान रखने का क्या चीज ध्यान रखोगे, सुनो, कि जब भी क्वांटिटी डिमांडेड नाम आएगा तो उसके साथ में कौन, प्राइस, और जब भी डिमांड की बात करेंगे तो फैक्टर्स अदर देन प्राइस, यानी FOTP। अब ये फैक्टर्स अदर देन प्राइस क्या होता है ये बताऊंगा मैं आपको, शांति रखो आराम से, ऐसे बौखलाओ मत। एक बात करेंगे व्हाट इज फैक्टर अदर देन प्राइस, बस एक बार को ध्यान रख लेने का कि जब भी बात होगी किसकी, क्वांटिटी डिमांडेड की, तो वहां पे क्या रहेगा हमारे पास, प्राइस रहेगा, और जब भी हम बात करेंगे किसकी, डिमांड की, तो वहां पे क्या रहेगा, अदर देन प्राइस, यानी FOTP। ठीक है, तो ये इनका रिलेशन चलेगा। अभी ये हम क्यों बात कर रहे हैं अभी आपको पता चलेगा। तो आगे बढ़ने से पहले अभी हम बात करेंगे डिमांड का मीनिंग, हमने समझ लिया। अभी ऐसा होता है ना कि हमारी डिमांड में क्या होता रहता है, टाइम टू टाइम चेंज आता रहता है। हमारी डिमांड में क्या होता रहता है बच्चों, टाइम टू टाइम चेंज आता रहता है। कभी हमारी डिमांड किसी कमोडिटी के लिए बढ़ जाती है, कभी हमारी डिमांड किसी कमोडिटी के लिए कम हो जाती है, होता है ऐसा। कभी इनकम हमारी थोड़ी चेंज होती है, कभी किसी कमोडिटी का प्राइस चेंज हो जाता है, कभी ऐसा होता है कि जो हम कमोडिटी खरीद रहे हैं उसकी जो साथ वाली, उसकी जो रिलेटेड कमोडिटी है उसके प्राइस में चेंज आने से हमारा थोड़ा डिमांड चेंज हो जाता है, हमारा थोड़ा मन बदल जाता है। ठीक है, कभी मौसम में परिवर्तन आने की वजह से, आने आपका वेदर कंडीशंस में चेंज आने की वजह से, क्लाइमेटिक कंडीशंस में चेंज आने की वजह से हमारा डिमांड चेंज हो जाता है। तो अभी डिमांड का मतलब हमने समझा। अभी हम बात करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड की, इसकी बात करेंगे अभी हम बात करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। ये क्या है ना, कुछ फैक्टर्स होते हैं बच्चों जो क्या करते हैं, डिमांड को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्ट करते हैं, विच क्रिएट्स एन इंपैक्ट ऑन आवर डिमांड। जो क्या करते हैं, किसी ना किसी रूप से हमारी डिमांड को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। ठीक है, यानी इंपैक्ट डालते हैं हमारी डिमांड के ऊपर, दे हैव एन इंपैक्ट ऑन दी डिमांड। तो ऐसे फैक्टर्स को हम बोलते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड या डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। ठीक है, अभी ये हमको अच्छे से ध्यान में रखने का कि कौन सा फैक्टर, यानी ऐसे कौन से फैक्टर्स है जिनसे हमारी डिमांड चेंज हो सकती है। यार हमको पता तो होना चाहिए, हमारी डिमांड चेंज होने वाली है, हम हैं कंज्यूमर, हमारी डिमांड चेंज होगी, तो हमको पता तो होना चाहिए ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं विच हैव एन इंपैक्ट, विच इन्फ्लुएंस आवर डिमांड। ठीक है, तो वो यहाँ पे हम बात करेंगे। तो डिमांड का मतलब समझ में पड़ा, क्वांटिटी डिमांड समझ में आया। अभी हम क्या बात कर रहे हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। ये कुछ फैक्टर्स होते हैं जो हमारी डिमांड को क्या कर सकते हैं, अफेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, वेदर इन अ पॉजिटिव मैनर और इन नेगेटिव मैनर, या तो बढ़ाएंगे या कम करेंगे। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे लॉ ऑफ डिमांड की। अभी फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड में बच्चों देखो, जो पहले कुछ कॉमन से हैं उनकी बात कर लेता हूं जिससे आप भली भांति जानते हैं। चलो देखते हैं ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारी डिमांड को क्या कर सकते हैं, अफेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, याद है तुम लोग को कुछ, कौन कौन से ऐसे कुछ फैक्टर्स हैं जो तुम्हारी डिमांड को अफेक्ट कर सकते हैं, क्या लगता है? यस, हाँ हाँ ठीक है, प्राइस ऑफ द कमोडिटी, ठीक है, इनकम लेवल ऑफ द बायर, अच्छा प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, ओके ओके गुड, काफी पढ़े लिखे बच्चे बैठे हैं तो यार। हाँ यस, टेस्ट, अच्छा अच्छा टेस्ट, ओके, और यस ठीक है ठीक है, चलो मैं बताता हूँ, सभी तुम लोग बता दो कि मैं क्या करूंगा फिर। तो सुनना, सुनने का। सबसे पहले यहाँ पे फैक्टर्स की हम बात करेंगे। सबसे पहले आएगा हमारे पास प्राइस ऑफ द कमोडिटी। ठीक है, प्राइस ऑफ द कमोडिटी, जिस कमोडिटी को हम परचेज करना चाह रहे हैं ना उसका खुद का प्राइस, किसी और का प्राइस नहीं, प्राइस ऑफ द कमोडिटी। ठीक है, देन दूसरा आएगा हमारे पास यहाँ पे इनकम ऑफ द कंज्यूमर, इनकम ऑफ द कंज्यूमर। ठीक है, ठीक है, इनकम ऑफ द कंज्यूमर। तीसरा रहेगा हमारा
टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर, ठीक है। देन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, देन साथ ही साथ कंज्यूमर्स एक्सपेक्टेशन, कंज्यूमर्स एक्सपेक्टेशन, ये 5 हमने पढ़े थे 11th क्लास में। अभी समझना, ये जो 5 फैक्टर्स है बच्चों, ये कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो केवल और केवल इंडिविजुअल की डिमांड को अफेक्ट करते हैं। इंडिविजुअल है, एक इंडिविजुअल कंज्यूमर की डिमांड को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। ये पूरे मार्केट की डिमांड को अफेक्ट नहीं करते हैं। समझ रहे हो मेरी बात? ये जो फैक्टर्स हैं क्या करते हैं? केवल इंडिविजुअल की डिमांड को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये जो फैक्टर्स हैं कौन कौन? प्राइस ऑफ द कमोडिटी, इनकम लेवल ऑफ द कंज्यूमर, टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स एंड कंज्यूमर्स एक्सपेक्टेशन। ये 5 ऐसे फैक्टर्स हैं जो क्या करते हैं? इंडिविजुअल की डिमांड को अफेक्ट करते हैं। अभी इसके बाद अभी हम कुछ फैक्टर्स और लिखेंगे, तो वो जो फैक्टर्स होंगे वो इंडिविजुअल को भी अफेक्ट करेंगे और पूरे मार्केट की डिमांड को भी अफेक्ट करते हैं, ठीक है। ये 5 ही हैं जो इंडिविजुअल को अफेक्ट करते हैं। अभी इसके बाद हम एडिशनल कुछ और फैक्टर्स लिखेंगे, तो उसमें ये जो 5 जो हैं वो तो मार्केट की डिमांड को तो अफेक्ट करेंगे ही, ठीक है। मार्केट की डिमांड को तो अफेक्ट करेंगे ही, साथ ही साथ वो तो इंडिविजुअल को भी कर रहे हैं, बट ये जो 5 हैं ये केवल इंडिविजुअल को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। और अभी हम जो लिखेंगे वो और ये 5 ये मार्केट को भी करेंगे, बट दीज इंडिविजुअल में समझना, इंडिविजुअल में सिर्फ ये 5 ही हैं। और जब हम बात करेंगे मार्केट डिमांड को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स की, मार्केट डिमांड मतलब पूरे मार्केट की डिमांड को अफेक्ट करना, इंडिविजुअल डिमांड मतलब एक इंडिविजुअल की डिमांड को अफेक्ट करना। तो जब हम इंडिविजुअल की बात करेंगे तो उसके सिर्फ 5 ही फैक्टर्स हैं, पर जब हम बात करेंगे पूरे मार्केट की डिमांड को अफेक्ट करने की तो उसके सिर्फ 5 तो हैं, साथ में कुछ नाम और हैं। तो और कौन से नाम है देखने का? वह हमारे पास रहेगा गवर्नमेंट पॉलिसी, ठीक है। उसमें हमारे पास रहेगा क्लाइमेटिक कंडीशंस, एक हमारे पास रहेगा उसमें डेमोग्राफिक सिचुएशन, ठीक है। और एक उसमें देखा हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, ठीक है। साथ में देख लेते हैं एक दो नाम और हमको दिया हुआ नहीं से कुछ तो ये कुछ फैक्टर्स हैं हमारे 1 2 3 4 5 6 7 9 फैक्टर्स हैं यहाँ पे हमारे पास जो क्या करेंगे? पूरे मार्केट की डिमांड को इन्फ्लुएंस करेंगे। जिसमें से जो शुरू के जो 5 हैं, ये शुरू के जो 5 हैं ये इंडिविजुअल एज वेल एज मार्केट दोनों को इम्पैक्ट डालेंगे, दोनों की डिमांड को अफेक्ट करेंगे। पर ये जो आपके पास नेक्स्ट जो 4 रखेंगे केवल मार्केट की डिमांड को इन्फ्लुएंस करेंगे, ठीक है। तो एक तरीके से कुछ फैक्टर्स हैं, 9 फैक्टर्स हैं विच कैन create an impact on the demand of the commodity at individual level और at market level, ठीक है। कौन कौन से फैक्टर्स बच्चों? प्राइस ऑफ द कमोडिटी, ठीक है। प्राइस ऑफ द कमोडिटी समझ रहे हो, जिस चीज को खरीद रहे हो उसका प्राइस। देन इनकम ऑफ द कंज्यूमर, जो इनकम कंज्यूमर की इनकम। देन टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, कंज्यूमर्स एक्सपेक्टेशंस, गवर्नमेंट पॉलिसी, क्लाइमेटिक कंडीशन या वेदर कंडीशंस, डेमोग्राफिक सिचुएशन। डेमोग्राफिक सिचुएशन यानी कि जो पॉपुलेशन है उसका कंपोजिशन कैसा है, क्या बच्चे ज्यादा हैं, बुढ़े ज्यादा हैं,
सेक्स रेशियो क्या है, ठीक है, एज ग्रुप क्या है, तो वो सब चीजें। एंड नेक्स्ट वन इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। सो दीज आर दी फैक्टर्स विच कैन अफेक्ट द डिमांड ऑफ द कमोडिटी, ठीक है। तो बच्चों अभी आज के लेक्चर में हमारा अभी इतना ही रहेगा, ठीक है। इसके आगे का जो क्वेश्चन है, नहीं जो फैक्टर्स हैं कि किस तरीके से फैक्टर्स हमारी डिमांड को अफेक्ट करते हैं या क्या क्या इंपैक्ट है इनका डिमांड के ऊपर, वो हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। प्लस लॉ ऑफ डिमांड, ठीक है, चेंज हम देखेंगे, मूवमेंट वगैरह की बात करेंगे। तो रेस्ट ऑफ द पोर्शन जो है इस चैप्टर का वो हम करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। सो अभी इस चैप्टर के लिए, इस लेक्चर के लिए इतना। अभी हमने जिसमें क्या क्या किया हमारे बारे में बताया आपको, है ना, साथ ही साथ आपके सिलेबस के बारे में, डिमांड को हमने समझा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिमांड, डिमांड के कॉन्स्टिट्यूएंट्स, ठीक है, क्वांटिटी डिमांडेड क्या होता है, एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। टिल देन बाय, स्टे सेफ।